Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने अपना लास्ट वीडियो एंड किया था। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल्स 2024। इसमें न्यूज़ में क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस हैव नोटिफाइड द रूल्स अंडर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 2024। तो कौन से रूल्स नोटिफाई हुए हैं? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, मतलब जो चीटिंग वगैरह होती है ना उससे रिलेटेड। की हाईलाइट्स क्या है? प्रोवाइड्स फॉर वेन्यू इन चार्ज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एफआईआर। पर सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट ये देख लो कि ये उतना इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिर्फ हेडिंग देखते हैं हम अपन इसमें, मतलब जो बोल्ड में लिखा हुआ है। प्रोवाइड्स फॉर अ कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। Service provider is any agency, organization, body or association of persons, public business entity, etc., which is engaged by public examination authority for conduct of public examination. Periodic reporting of all incidents of unfair means रिपोर्ट करना है और उसके लिए प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। फिर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के बारे में देखते हैं। अनफेयर मीन्स को डिफाइन किया है, उसमें बोला है कि इंक्लूड्स अनऑथराइज्ड एक्सेस और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की, असिस्टिंग अ कैंडिडेट ड्यूरिंग अ पब्लिक एग्जामिनेशन, टेम्परिंग विथ कंप्यूटर नेटवर्क और रिसोर्सेज, कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशंस एक्सेट्रा। फिर पनिशमेंट्स की बात करते हैं। फॉर पर्सन्स रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स imprisonment for a term not less than 3 years but which may extend to 5 years and with a fine of up to 10 lakh rupees. For service provider or any group or person committing an organized crime, imposition of fine of up to 1 crore and appropriate cost of examination shall be recovered from it. For service provider or any person or group committing an organized crime, ये देख लिया हमने। all offences shall be cognizable. पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। कॉग्निजेबल मतलब फिर नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द विक्टिम एंड एक्यूज्ड इज नॉट अलाउड। अब पब्लिक एग्जामिनेशन को भी डिफाइन किया है, मीन्स एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, मतलब कोई पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी यदि वो कंडक्ट करेगी एग्जामिनेशन एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और कंडक्टेड बाय सच अदर अथॉरिटी और मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हुआ पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब। फिर हम नेक्स्ट एक्ट में आते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023। मल्टीपल सेक्शंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 केम इनटू इफेक्ट। तो जो एक्ट था उसके कुछ कुछ सेक्शन इम्प्लीमेंटेशन में आ गए हैं। तो इस एक्ट के बारे में देखते हैं। इट एम्स टू अमेंड लॉ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इट रिपील्स इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेक्नोलॉजी 1933 owing to huge technical advancements in telecom sector and technologies। ठीक है, अब प्रोविजंस ऑफ द एक्ट देखो। तो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में क्या है? असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन विल बी थ्रू ऑक्शन एंड फॉर स्पेसिफाइड यूजर्स ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है वो स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे रहेगा। फिर स्पेसिफाइड पर्पज इंक्लूड, क्या क्या पर्पज हो सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट और सैटेलाइट सर्विसेज। ठीक है। For the first time, administrative allocation will be done of spectrum for satellite broadband services in line with global norms. तो global norms के हिसाब से administrative allocation होगा। अब next है right of way framework। क्या होता है? It shall be granted on a non-discriminatory and non-exclusive basis। किस basis पे? Non-discriminatory और non-exclusive basis पे।
Entities building infrastructure can seek right of way facilitating use of property over public or private property. ठीक है. फिर प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स की बात करते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूजर्स. एग्जाम्पल, प्रायर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेजेस, क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स एंड अलाउइंग यूजर्स टू रिपोर्ट मालवेयर और स्पेसिफाइड मैसेजेस. फिर नेक्स्ट है एक्सपैंड्स स्कोप ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. जो USOF बना था ना, उसका स्कोप. इट विल नाउ बिकम डिजिटल भारत निधि. इसका नाम चेंज कर दिया. इसका नाम क्या हो जाएगा? डिजिटल भारत निधि, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस फंड कैन बी यूज टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड पायलट प्रोजेक्ट्स. तो इन चीज़ों में इसका यूज़ हो सकता है. क्या क्या? सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड पायलट प्रोजेक्ट्स. फिर आता है नेक्स्ट, powers of interception and search. Messages can be intercepted, monitored or blocked on certain grounds including security of the state, public order, prevention of incitement to offences. तो इन केसेस पे इंटरसेप्शन किया जा सकता है मैसेज का. फिर ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़. प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीडेड टू प्रोवाइड, ऑपरेट, मेंटेन और एक्सपैंड न्यू टेलीकॉम सर्विसेज एंड टू प्रोसेस रेडियो इक्विपमेंट. रेगुलेशन ऑफ OTTs. तो OTT प्लेटफॉर्म विल नॉट बी रेगुलेटेड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023. तो OTT ये इंपॉर्टेंट है. OTT प्लेटफॉर्म को नहीं रेगुलेट किया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के अंदर. ये समझ आया आई होप. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट शटडाउन्स. अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया रिकॉर्डेड 60 शटडाउन्स इन 2024, द लोवेस्ट इन 8 years. तो ये शटडाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इंटरनेट शटडाउन्स के बारे में, इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन. तो क्या हम इंटेंशनली करते किसी पर्पस के कारण, फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन और विद इन अ लोकेशन. तो स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए और एक स्पेसिफाइड लोकेशन में, फॉर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑफन टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. कंट्रोल एक्सर्ट करने के लिए ओवर द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है. फिर रीजंस ऑफ इंटरनेट शटडाउन क्या क्या हो सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी हो सकता है, प्रिवेंट सोशल अरेस्ट, प्रिवेंट चीटिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. ये हो सकते हैं. क्या क्या? फिर से देखते हैं हम. नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है, प्रिवेंट सोशल अनरेस्ट, प्रिवेंट चीटिंग और सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. ठीक है. फिर प्रोविजंस फॉर इंटरनेट शटडाउन. तो किस एक्ट के तहत या किस रूल्स के तहत हम इंटरनेट शटडाउन करते हैं? करेंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन इज गवर्न्ड बाय टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, नोटिफाइड अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885. तो कौन से एक्ट के अंदर? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. It provides for temporary shutdown of telecom services in a region on the grounds of public emergency up to 15 days at once. तो temporary shutdown telecom services का on the grounds of public emergency. 1885 के एक्ट empowers central government to regulate various types of telecom services including internet services and grant licenses for them. ठीक है. फिर orders of temporary suspension of telecom services are to be issued by union or state home secretary only. तो जो ऑर्डर है टेम्प्रेरी सस्पेंशन का, वो कौन इशू करेगा? यूनियन या होम सेक्रेटरी बस. फिर अंडर 2017 रूल्स 3 member रिव्यू कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. कौन से 3 member रिव्यू कमेटी बनी है? हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी एट सेंट्रल लेवल एंड चीफ सेक्रेटरी एट स्टेट लेवल. रिव्यूज टेलीकॉम और इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली. तो वो रिव्यू कर सकता है ऑर्डर को. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2020 में. The Supreme Court held that freedom of speech and expression through medium of internet is an integral part of Article 19(1)(a) and accordingly restrictions on the same must be put in accordance with Clause 19 Clause 2. तो मतलब अनुराधा भसीन केस में बोला कि यदि हम ऑनलाइन भी फ्रीडम, मतलब जो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करते हैं, वो आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है. तो इसलिए जो रेस्ट्रिक्शंस है वो 19 Clause 2 के हिसाब से लगने चाहिए. In relation to internet shutdown, court had passed the following directions. An order suspending internet services indefinitely is impermissible under 2017 rules. Suspension can be utilized for temporary duration only. तो suspension जो है सिर्फ temporary duration के लिए utilize किया जा सकता है. Any order suspending internet issued under suspension rules must adhere to principle of proportionality and must not extend beyond necessary duration. और एक necessary duration के आगे extend नहीं होना चाहिए. Any order suspending internet under the suspension rules is subject to judicial review. किसका judicial review हो सकता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट एक्ट हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019.
सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जजमेंट। तो कौन सा? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जजमेंट, which ruled services rendered by lawyers are covered under Consumer Protection Act 1986 reenacted in 2019। तो क्या बोल रहा है कि ओवर रूल किया था अभी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के जजमेंट को, जिसमें बोला गया था विच रूल्ड दैट सर्विसेज, जो लॉयर्स सर्विसेज रेंडर करते हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ऐसे इस बॉडी ने बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल किया है। अब CPA के बारे में देखते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was enacted to provide better protection for the interest of consumers and establishment of consumer protection councils for the settlement of consumer disputes। तो क्या क्या बनेगा? ये किस काम में? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के काम के लिए था, और स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स होंगे इसमें। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड स्ट्रेंथन्ड द प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, की फीचर्स क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के? ब्रॉडेंड द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, इंक्लूडेड पर्सन्स हु बाय अवेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या क्या तरीके से? या ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। 2019 में ऐड हुए ये सब प्रोविजंस। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पज। मतलब यदि ऐसा कोई पर्सन है जो रीसेल के लिए या तो फिर कमर्शियल, आगे उससे कुछ कमर्शियल बेनिफिट लेने वाला है, यदि उस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो कंज्यूमर के जैसे ट्रीट नहीं होगा। स्टैब्लिश्ड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एज एन एडवाइजरी काउंसिल टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इट्स चेयरपर्सन शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। फिर स्टैब्लिश्ड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो क्या स्टैब्लिश किया है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश की है, अ सेंट्रल अथॉरिटी टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, CCPA shall consist of chief commissioner and such member of other commissioners as may be prescribed to be appointed by central government। तो CCPA में कौन रहता है? चीफ कमिश्नर रहते हैं, और उसके बाद और भी मेंबर्स जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। CCPA shall have an investigation wing headed by Director General for conducting inquiry and investigation। उसके बाद आते हैं अपन, और क्या प्रोविजंस है इसके? स्ट्रीमलाइंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, enables mediation and alternate dispute resolution mechanism and e-filing of complaints। तो कंप्लेंट्स की e-filing भी कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या है? established by central and state government। It is attached to national commission each of the regional benches as well as district and state commissions of that state। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अगेंस्ट, मतलब प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के लिए एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। पेनाल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट imposed by CCPA on manufacturer or an endorser of up to ₹10 lakh and imprisonment of up to 2 years। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पे भी आप पेनाल्टी लगा सकते हैं। इन केस ऑफ अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, यदि फिर से ऑफेंस हो रहा है तो ये पेनाल्टी 50 lakhs तक बढ़ सकती है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 5 years। 6 कंज्यूमर राइट्स ऐड हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। राइट टू सेफ्टी, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer awareness। कौन कौन से? right to safety, right to be informed, right to choose, right to heard, right to seek redressal and right to consumer awareness। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं CCPA issued advisory on advertisement of illegal activities। CCPA ने इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। Advisory emphasizes on prohibition of advertising, promotion and endorsement of unlawful activities prohibited under various law। तो आपको unlawful activities को advertisement नहीं करना है। अब reasons for advisory क्या है? Increasing instances of direct as well as surrogate advertisement। तो direct as well as surrogate मतलब आप indirect तरीके से advertisement कर रहे हो। And endorsement of activities considered illegal such as betting and gambling। अब status of betting and gambling देख लेते हैं इंडिया में क्या status है। तो it is a state subject under the 7th schedule of the constitution listed under article 34 and entry 34 and entry 62 for the purpose of taxation of state list। Based on erstwhile Public Gambling Act 1867, most state governments have enacted their own laws to deal with betting and gambling within their jurisdictions। 2023 में क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी इशू की थी ऑन एडवर्टीजमेंट्स इंक्लूडिंग सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स ऑफ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो इन सब चीज़ों के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया था, एडवाइजरी जारी किया था। अब नेक्स्ट एक्ट हम देखेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ लिस्टेड
Diversion of foreign funds for carrying out anti-development activities or inciting malicious protests and religious conversions to deny or cancel FRCA FCRA registration of NGO। तो उन्होंने क्या किया है, जो डाइवर्जन हो रहा है फॉरेन फंड्स का क्या क्या चीज़ों के लिए, फॉर कैरिंग आउट एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मतलब नेशन के अगेंस्ट, या तो फिर मेलिशियस प्रोटेस्ट या तो रिलीजियस कन्वर्जन्स जो कर रहा है, तो उसके हिसाब से अपन कैंसिल कर सकते हैं FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ NGOs। तो अब FCRA एक्ट के बारे में देख लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या क्या आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में, तो इसमें आता है डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। अब FCRA इज इम्प्लीमेंटेड बाय MHA। कौन इम्प्लीमेंट करता है? MHA, सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। सपोर्ट कौन करेगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इन अप्रूवल्स एंड रिजेक्शंस थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑन एंटीसीडेंट्स। तो अप्रूवल्स और रिजेक्शंस के लिए थ्रू इन्वेस्टिगेशंस ऑन एंटीसीडेंट्स। फिर मेजर प्रोविजंस क्या है FCRA के पोस्ट 2020 अमेंडमेंट? सबसे फर्स्ट है फॉरेन फंड्स। तो प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स थ्रू रजिस्ट्रेशन विद मैंडेटरी आधार सबमिशन ऑफ एवरी ऑफिस बियरर ऑफ NGO। तो प्रायर परमिशन लगेगी फॉरेन फंड्स रिसीव करने के लिए, और मैंडेटरी आधार सबमिशन करना होगा एवरी ऑफिस बियरर ऑफ NGO। प्रोहिबिट्स रिसीट्स ऑफ फॉरेन फंड्स। तो रिसीट्स ऑफ फॉरेन फंड्स को प्रोहिबिट करता है, मतलब कौन कौन नहीं ले सकता, हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स हैं वो, फिर जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, फिर जर्नलिस्ट्स और न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बियरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। तो ये सब फॉरेन फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब FCRA अकाउंट के बारे में बोल रहे थे। एक डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट होगा इन सच ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। कहाँ पे? SBI में, लेकिन न्यू दिल्ली में बस। टू रिसीव फंड्स, नो फंड्स अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड इन इट एंड कांट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन और NGO। तो और कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा और कोई फंड उसमें डिपॉजिट नहीं होगा, और इस फंड को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते किसी पर्सन को या किसी NGO को। फिर वैलिडिटी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन, तो इट इज़ फॉर 5 years एंड NGOs आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। 6 months के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है विद इन 6 months। जैसी एक्सपायरी हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर। रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यूज़ ऑफ फंड्स इज लिमिटेड टू पर्पस फॉर विच इट वॉज रिसीव्ड विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20% टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए पहले 50% तक यूज़ कर लेते थे। फिर सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, एंड इन केस ऑफ कंट्रावेंशन गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट यूजेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर एन इंक्वायरी। तो कंपल्सरी फाइलिंग भी करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न्स की। तो ये हुआ हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट विच रिपील्स इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998। तो पुराना एक्ट कौन था? कौन सा था? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998। उसके बाद नया आया है अभी 2023 में। अब इसके प्रोविजंस क्या है नए वाले एक्ट के? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज DGPS टू बी अपॉइंटेड टू हेड इंडिया पोस्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज जो इंडिया पोस्ट को हेड करेंगे। DGPS टू हैव पावर्स टू मेक रेगुलेशंस ऑन मैटर्स सच एज चार्जेस फॉर सर्विसेज, सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो ये सब पावर होंगे उनके पास। पावर्स टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल्स, गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट आर्टिकल सबमिटेड थ्रू इंडिया पोस्ट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। तो ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। फिर एग्जेम्पशंस क्या है लाइबिलिटी के लिए? पोस्ट ऑफिस विल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी विद रिगार्ड टू इट्स सर्विसेज एक्सेप्ट सच लाइबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद रिगार्ड टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। तो लाइबिलिटी है एग्जेम्पशंस के लिए। देयर आर नो पीनल प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई पीनल प्रोविजंस नहीं है। फिर पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, हम हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन 1727। कब? 1727 में। फिर लॉर्ड डेलहाउसी थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इंडिया पोस्ट ऑफिस को ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डेलहाउसी ने रिकॉग्नाइज किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस को सेपरेट एंटिटी के जैसे, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फिर प्रेजेंट साइट ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता वाज द फर्स्ट साइट ऑफ फोर्ट विलियम। तो वो पुराना फोर्ट विलियम था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो नए नए एक्ट पढ़े, आई होप वो एक्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी हमने देख लिया, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़। तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस लिंक्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस GANHRI deferred accreditation of NHRCI नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो। तो एक्रीडिएशन को डेफर कर दिया है अभी
कंसिक्वेंटली फॉर द सेकेंड ईयर। किसने? यूनाइटेड नेशंस लिंक ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस। अब एक्रीडिएशन कैसे होता है? NHRCI को ए स्टेटस मिला था फर्स्ट टाइम 1999 में, फिर 2016 में एक्रीडिएशन डेफर कर दिया गया था, फिर उसके बाद ए रेटिंग मिली थी 2017 में। 2023 में फिर डेफर कर दिया NHRCI का एक्रीडिएशन। द करेंट एक्रीडिएशन बाय GANHRI इज डेफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन स्टाफ एंड लीडरशिप इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो किस बेसिस पे? कि हम अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और लैक ऑफ स्टाफ है और लीडरशिप का लैकिंग है। अब देखते हैं ये ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ है एज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या चीज़ के लिए? फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 2016 में इट वाज नोन एज GANHRI। फिर 120 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। सब कमिटी ऑन एक्रीडिएशन। GANHRI through subcommittee on accreditation is responsible for reviewing and accrediting NHRIs in compliance with Paris principles. कौन से principle? Paris principles. तो SCA comprises one A status institution from each of the 4 GANHRI regional groupings. तो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक और यूरोप, इन सब में से एक A स्टेटस इंस्टीट्यूशन होता है इसमें। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर ऑन SCA एंड सर्व्स एज द सेक्रेटेरिएट टू GANHRI एंड इट्स SCA। अब NHRC जो हमारे इंडिया का है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनी थी प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर 1993। किसके अंदर? प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट एज अमेंडेड इन 2006 एंड इन 2019। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट डिफाइन करता है ह्यूमन राइट्स को एज राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। कौन कौन से? लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। These rights are guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and are enforceable by courts in India। ठीक है, कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो चेयरपर्सन है एंड मेंबर्स ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो NHRC के जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। उस कमिटी में कौन कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर टेन्योर क्या होता है? चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC विल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years और टिल द एज ऑफ 70 years। कितने? 70 साल या 3 years, विच एवर इज अर्लियर, एंड बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, चेयरमैन और मेंबर्स। रिमूवल की बात करते हैं तो बोथ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। तो क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट। अब पावर्स ऑफ NHRC देखते हैं तो इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के सब पावर है। ट्राइंग अ सूट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर ट्राई करेंगे एंड इन पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली किस किस मैटर में? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड देन एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। ये फर्स्ट हुआ। फिर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ये सेकेंड हुआ। फिर रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, ये थर्ड हुआ। फिर फोर्थ है रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। फिर चौथा है इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। ये 4-5 चीज़ें हुई जिससे समझाया गया कि पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट क्या क्या चीज़ में होता है। अब कंपोजिशन ऑफ NHRC, तो उसमें एक चेयरपर्सन होंगे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे वो, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते थे, अभी क्या है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर होंगे जो रिटायर्ड और सर्विंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, और 3 अदर मेंबर हो सकते हैं जो भी अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन्स हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट, वन ऑफ होम शैल बी अ विमेन। इसमें एक विमेन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 7 डीम्ड मेंबर्स होंगे, मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो किस किस के चेयरपर्सन होंगे? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, SC, ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड विमेन। ये सब चीज़ के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, चेयरमैन इसके चेयरमैन एक्स ऑफिशियो इसके मेंबर होंगे। अब फंक्शंस ऑफ NHRC: इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन ऑन इट्स ओन और ऑन अ पिटिशन बाय अ विक्टिम, तो मतलब सो मोटो भी कर सकता है और पिटिशन के थ्रू भी। इंटरवीन इन प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट वायलेशन पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट। तो ह्यूमन राइट इंटरवेंशन जहाँ हो रहा है, वायलेशन हो रहा है और कोई कोर्ट में उसका केस पेंडिंग है तो उसमें इंटरवीन कर सकता है।
विजिट एनी जेल और इंस्टीट्यूशन अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू स्टडी लिविंग कंडीशन ऑफ इनमेट्स, रिव्यू लॉ एंड प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड प्रोसीजर को रिव्यू करते हैं, रिव्यू फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, तो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म वगैरह को भी रिव्यू कर सकते हैं दैट इनहिबिट ह्यूमन राइट्स, जिसके कारण ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Recently, Supreme Court in State of West Bengal versus Union of India case 2024 upheld maintainability of West Bengal's government suit against Union over registration and investigation of cases by CBI despite revocation of its general consent in 2018. तो CBI का ना एक जनरल कंसेंट होता है, वो वेस्ट बंगाल ने विदड्रॉ कर दिया है, उसके विदड्रॉ कर लिया है बहुत दिन पहले, 2018 में ही कर लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसमें उन्होंने बोला अपहेल्ड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट अगेंस्ट यूनियन। तो जो सूट है उसके लिए बोला है कि सीबीआई का क्या जुरिस्डिक्शन रहेगा। तो उस न्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इन सूट फाइल्ड अंडर आर्टिकल 131 स्टेट एक्यूज्ड यूनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच। वेस्ट बंगाल ने क्या एक्यूजिशन लगाया था कि सेंटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच कर रहा है एंड वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म बाय यूनिलेटरली एम्प्लॉइंग सीबीआई विदाउट स्टेट्स प्रायर कंसेंट। तो वेस्ट बंगाल ने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर रीच कर रहा है कौन से उसको, और फेडरलिज्म को भी ओवर रीच कर रहा है क्योंकि हमारा जनरल कंसेंट तो है नहीं, मतलब इसने प्रायर कंसेंट लिया नहीं है और उसके बाद भी हमारे अगेंस्ट एक्शन या इंक्वायरी हो रही है। आर्टिकल 131 डील्स विद सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड वन और मोर स्टेट्स। अब सीबीआई के बारे में देखते हैं। तो स्टैब्लिश्ड इन 1963 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो 1963 में संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज़ गवर्नड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 और ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी। इसका विजन क्या है? Combating corruption in public life, curbing economic and violent crimes through meticulous investigation and prosecution, fight cyber and high technology crime। और इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर हेड करते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स रहते हैं, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, ऑल यूजुअल रैंक्स ऑफ पुलिस पर्सनल। द पैनल दैट सेलेक्ट्स द सीबीआई चीफ कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन होते हैं इन पैनल में? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 2021 प्रेसिडेंट promulgated 2 ordinances to extend the tenure of director of CBI and enforcement directors up to 5 साल। तो 2 ऑर्डिनेंसेस थे सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर के लिए 5 साल के लिए एक्सटेंड करने के लिए, फ्रॉम 2 साल, फिक्स 2 साल थे उसको 5 साल कर दिया। टाइप्स ऑफ केसेस डेल्ट विद सीबीआई, तो एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम्स और सोमोटो। ये 4 टाइप के, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम्स और सोमोटो। अब कंसेंट 2 तरीके का होता है, जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट। तो जनरल कंसेंट में क्या होता है? सीबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम इट एंटर्स दैट स्टेट इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन फॉर एवरी केस। एक बार ले लेगा तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 6 ऑफ DSP एक्ट एम्पावर करता है टू स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई कंसेंट टू सीबीआई ऑफिसर। और स्पेसिफिक में क्या होता है? वुड हैव टू अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस, हर केस में अलग अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा सीबीआई वाला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लोकपाल से। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।